नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ-साथ करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो करंट के खेल सेक्शन से लिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, करंट में जो खेल के सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रश्न के आने की संभावना सर्वाधिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। याद रखिएगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 15 से 26 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ और 2023 में ये जो चैंपियनशिप है इसका ये 13वां संस्करण है। क्लियर है? यदि हम आयोजक की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ अर्थात आईबीए द्वारा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय मुक्केबाजी संघ ने अपना सहयोग दिया। याद रखिएगा, भारत में ये तीसरी बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इस प्रकार भारत वो पहला देश है जहां पर सर्वाधिक बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। यदि हम इस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लें तो एमसी मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज है और साथ ही साथ फरहान अख्तर जो कि अभिनेता हैं, वो इस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर थे। यदि हम भारत के नेतृत्व की बात करें तो भारत का नेतृत्व लवलीना बोरगोहन और निखत जरीन के द्वारा किया गया और इस पूरी चैंपियनशिप में भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसमें पहला नाम यहां पर दिखाया जा रहा है लवलीना बोरगोहन का, जिन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा नाम है नीतू घंघास का, जिन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा नाम है निकहत जरीन का, जिन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और चौथा नाम है स्वीटी बुरा का, जिन्होंने 81 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इन सभी विजेताओं के नाम वो किस वर्ग में है ये आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे गगनयान का पहला अबार्ट मिशन कब शुरू होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि मई 2023 में गगनयान का पहला अबार्ट मिशन शुरू होगा। याद रखिएगा, यह भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए परीक्षण यान या परीक्षण रॉकेटों का उपयोग करने वाले 4 अबार्ट मिशनों में से एक है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया और ये वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने हेतु ये वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बूमचू महोत्सव। याद रखिएगा, ये जो बूमचू महोत्सव है ये तासीदिंग मठ में मनाया जाने वाला एक पवित्र जल फूलदान अनुष्ठान है। ठीक है, यानी ये कहां पर आयोजित होता है? तासीदिंग मॉनेस्ट्री में। क्लियर है? अब ये प्रश्न होता है, ये जो तासीदिंग मॉनेस्ट्री है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये तासीदिंग मॉनेस्ट्री सिक्किम में रंगीत नदी के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर बूमचू महोत्सव मनाया जाता है। अगर हम यहां पर बूमचू के तिब्बती अर्थ की बात करें तो इसका तिब्बती अर्थ होता है पवित्र जल का बर्तन और इसी पवित्र जल के बर्तन से जल का वितरण किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए। अगला है ऑकुश समूह। याद रखिएगा, इस ऑकुश समूह में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की गई है। क्लियर है? तो इस ऑकुश समूह में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। और इस समूह के गठन का उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ये एक सुरक्षा साझेदारी है। याद रखिएगा, इस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे और यहां पर एक टर्म और यूज होता है, ऑकुश संधि। इस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से कम 3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्राप्त होंगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कुल अंडा उत्पादन जो है वो 129.60 बिलियन का है और यदि हम इसके उत्पादन को पिछले वर्ष से तुलना करें तो अंडा के कुल उत्पादन में 6.19% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्यों की। तो याद रखिएगा, अंडा उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है और 5वें नंबर पे कर्नाटक है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 19 नए जिलों के निर्माण की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य ने 19 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है और 19 नए जिलों के साथ साथ 3 नए संभाग का भी निर्माण किया जाएगा और इस घोषणा के साथ ही राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 50 हो गई है और संभाग की संख्या 10 हो गई है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 5वां पोषण पखवाड़ा कब आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अब ये पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय के तहत मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच मनाया जा रहा है। क्रम आप याद रखेंगे, ये जो पोषण पखवाड़ा है ये 5वां पोषण पखवाड़ा है
और इस 5वें पोषण पखवाड़ा 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई है? तो इसकी थीम है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। क्लियर है? यदि हम बात करें कि इस पोषण पखवाड़े को कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा मार्च 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। क्लियर है? पोषण अभियान के तहत। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2023। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएससी 2023 के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये जो आईएससी 2023 है अर्थात अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन है, इसका आयोजन 19 से 21 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और अगर इसके आयोजक का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा इंडिया एसएमई फोरम के द्वारा इस आईएससी 2023 का आयोजन किया गया और इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का सहयोग मिला। याद रखिएगा इस आईएससी 2023 में मध्य प्रदेश जो था वो प्रमुख भागीदार राज्य था और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुआ। यहां पर अभी चर्चा हुई थी इंडिया एसएमई फोरम के द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा इंडिया एसएमई फोरम का जो गठन है वो 2011 में किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1982 में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और यह स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई। याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 162.89 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी पूर्वी भारत और पश्चिम श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो याद रखिएगा भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू की गई। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई, तब आपका जवाब होगा 1952 में। याद रखिएगा 1952 के बाद एक नई राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई 1988 में और याद रखिएगा 1988 की इस नई राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33% भाग को वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्क्रब टाइफस क्या है? तो याद रखिएगा स्क्रब टाइफस जो है ये एक जानलेवा संक्रमण है और ये स्क्रब टाइफस जानलेवा संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा, यानी बैक्टीरिया का मतलब जीवाणुओं के द्वारा। और उस जीवाणु का नाम क्या है जिससे स्क्रब टाइफस होता है? तो उसका नाम है ओरिएंटिया तुत्सुगामुसी। ओरिएंटिया तुत्सुगामुसी। याद रखिएगा यह घुनों के छोटे संक्रमित लावा से मनुष्यों में फैलता है, यानी जो घुन होते हैं उनके छोटे और संक्रमित लावा से मनुष्यों में ये फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? तो याद रखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति कार्य करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1979 यानी 1979 में चंबल नदी की 425 किलोमीटर लंबाई के साथ इसकी स्थापना की गई। इसकी घाटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के समीप विस्तारित है। याद रखिएगा यहां पर अभी चंबल नदी की बात हुई है, तो जरा चंबल नदी के उद्गम को देख लीजिए। ये जो चंबल नदी है ये विंध्य पर्वत यानी इंदौर मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलानों में सिंगर चौरी चोटी से निकलती है। यानी जो चंबल नदी है वो विंध्य पर्वत अर्थात इंदौर के मध्य प्रदेश में उत्तरी ढलानों में सिंगर चौरी चोटी से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो चंबल नदी इटावा में यमुना नदी से मिलने से पूर्व लगभग 32 किलोमीटर तक बहती है। क्लियर है? यदि हम चंबल नदी की सहायक नदी की बात कर लें तो बनास, काली सिंध और पार्वती ये नदियां चंबल की सहायक नदी हैं। चंबल पर कुछ परियोजनाएं और बांध हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जरा इनको भी देख लीजिए। तो अगर हम बात करें गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान राज्य में है, चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। कोटा बैराज जो कि राजस्थान में है और चंबल नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व परमाणु संघ में शामिल देशों के पास जो यूरेनियम की उपलब्धता है उसमें सर्वाधिक से कम की तरफ एक क्रम को आपको तैयार करना है। तो याद रखिएगा इसमें जो सर्वाधिक यूरेनियम जिसके पास है वो है ऑस्ट्रेलिया, इसके पास लगभग 30% यूरेनियम है। उसके बाद कजाकिस्तान आता है, कजाकिस्तान के बाद आपका कनाडा आता है, कनाडा के बाद रूस और उसके बाद यूएसए आता है। तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है।
जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है? तो कहाँ का राजकीय पक्षी है ये? राजस्थान का। और याद रखिएगा ये घास के मैदान की प्रजाति माना जाता है। राजस्थान के साथ साथ गुजरात में इनकी संख्या अधिक है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कम संख्या में पाए जाते हैं। क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है अटुकल पोंगल। याद रखिएगा ये जो अटुकल पोंगल उत्सव है, ये उत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में अटुकल भगवती मंदिर के देवता को चावल से बनी मिठाई पोंगल चढ़ाते हैं। क्लियर है? तो ये कहां पर संपन्न हुआ है अटुकल पोंगल महोत्सव? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। और किस मंदिर में? तो अटुकल भगवती के मंदिर में देवता को जो चावल से बनी मिठाई अर्थात पोंगल चढ़ाते हैं, इससे इस उत्सव का नाम है अटुकल पोंगल। अब याद रखिएगा ये जो अटुकल मंदिर है, इसको महिलाओं का सबरीमाला कहते हैं। अब इस अटुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर केवल महिलाएं ही अनुष्ठान करती हैं। और आप सभी सबरीमाला मंदिर से परिचित हैं कि सबरीमाला में मुख्य रूप से पुरुष ही भगवान अयप्पा के मंदिर में जाते हैं। क्लियर? और यहां पर अटुकल मंदिर में यहां पर केवल महिलाएं अनुष्ठान करती हैं, इसीलिए अटुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 को मनाया गया। और 8 मार्च 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। याद रखिएगा 1975 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। कब? 1975 में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृत सागर कहां पर है? तो याद रखिएगा मृत सागर इजराइल व जॉर्डन के मध्य में है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु वाला सागर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। तो यह प्रश्न उठता है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है विश्व में सबसे बड़े नमक उत्पादक के देश के तौर पर। याद रखिएगा भारत में यदि हम बात करें कि कुल नमक उत्पादन का 80% अकेले नमक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो आपका सीधा जवाब होगा गुजरात। यानी भारत में जो भी नमक उत्पादन होता है उसमें कुल नमक उत्पादन में 80% योगदान जो है वो गुजरात राज्य का है। अगर हम भारत में स्थलबद्ध राज्यों में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य की बात करें तब आपका जवाब होगा राजस्थान। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो याद रखिएगा ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये नैनीताल उत्तराखंड में है। याद रखिएगा इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। क्लियर? यहां से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहां से रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोशी नदी इस रिजर्व से होकर गुजरती हैं। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में याद रखेंगे। इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट हुई। अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।